हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कुछ यहाँ पे वैकेंसी आईटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी है। सो बेसिकली डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए नहीं है और इंजीनियर्स के लिए भी है और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी, दोनों के लिए। सो ये वैकेंसीज आपके पास आई हुई है पावर ग्रिड में, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वैकेंसी क्या है, कौन एलिजिबल है और इसमें कितनी सैलरी मिलेगी और क्या पोस्ट मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, है ना। पावर ग्रिड का है और ये नोटिफिकेशन 15 नवंबर को आया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ बात करते हैं एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 ईयर का ही है, बेसिक एक्सपीरियंस है। सो अगर ऐसे बच्चे जिनके पास एक बेसिक एक्सपीरियंस है, सो वो सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना, लेकिन इन जनरली मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एक बार, और मुझे लगता है कि अगर ये आपके लिए यूजफुल और बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली आप इस वैकेंसी पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों को इस वैकेंसी पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। तो पावर ग्रिड के बारे में आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। पावर ग्रिड आप सभी को पता है कि एक महारत्न कंपनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पोस्ट आई हुई है हमारे पास। सो पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ बात करें सर कितनी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपके पास पोस्ट आईडी है 208, 209, 210, 211 एंड 212। सो फील्ड इंजीनियर की 3 ब्रांचेस की पोस्ट है फील्ड इंजीनियर, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और ये आईटी के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है वो सबसे ज्यादा है, 50 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 है और आईटी की 15 है। लेकिन इसके साथ साथ फील्ड सुपरवाइजर की भी पोस्ट है, जो इलेक्ट्रिकल के लिए और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। यहां देखिए 480 एंड 240 जस्ट हाफ, ठीक है। 480 एंड 240, अगर ये टोटल वैकेंसी को मैं काउंट करूं तो ये हो रही है हमारे पास 800 नियर अबाउट होना चाहिए, कुछ अप्रोक्सीमेटली 800 नंबर ऑफ वैकेंसीज है हमारे पास, ठीक है। सो बेसिकली 2 कैटेगरी की वैकेंसी है, ये तीनों आपके पास फील्ड इंजीनियर है ना, जिसे इन्होंने एफई कह दिया है फील्ड इंजीनियर। और ये 2 वैकेंसी है जो है आपके पास फील्ड सुपरवाइजर, ठीक है। सो ये फील्ड इंजीनियर बेसिकली डेडिकेटेड टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड फील्ड सुपरवाइजर इज डेडिकेटेड टू अ डिप्लोमा स्टूडेंट। याद रखिए डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, आप देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ आगे बात करता हूँ कि सर और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशंस है, सैलरी क्या होगी। सो ये तो उन लोगों के लिए है जो डिफरेंट डिफरेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। तो पीडब्ल्यूडी वाले देख सकते हैं, है ना। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, सर अपर एज लिमिट क्या है। तो अपर एज लिमिट इन्होंने बोला है 29 ईयर्स, कब तक, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है ना, तो उस दिन आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। सो 11 दिसंबर 2020 तक आप 29 ईयर, और यहाँ पे इन्होंने डेट भी लिखी है, इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। सो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी के अंदर आते हैं। यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इन जनरल है ये, आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले सर जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो आपको नंबर ऑफ पोस्ट क्लियर हो गई। जॉब स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें कि इन्हें क्या चाहिए, तो देखिए सबसे पहली जो थी ये 20820 आपको पता है, यहाँ ऑलरेडी लिखा है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सो यहाँ फुल टाइम बी बीटेक या बीएससी मतलब इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज इन्होंने मिनिमम 55% बोला है, तो ये तो सभी का होगा ही। और जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और जो ओबीसी क्रीमी लेयर पे है, ये नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है ना। जो एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी है उनके लिए सिर्फ पास है ना, वो सिर्फ पास होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ सर इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी स्ट्रीम एलिजिबल है, तो प्लेन इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल पावर एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग एलिजिबल है, पावर इंजीनियरिंग एलिजिबल है। इसके साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। सो शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
क्वालिफिकेशंस के बाद आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन लाइन। तो कुल मिला के आपको विदाउट टीचिंग एक्सपीरियंस, है ना, फील्ड का एक्सपीरियंस, किसी आप इंडस्ट्री पे किए हो, कुछ भी कहीं भी एक्सपीरियंस लिए हो, लेकिन फील्ड एक्सपीरियंस इन्होंने क्लियरली मेंशन है, सो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ये मान के चलिए जो भी बच्चे इसमें फिट होते हैं आपको ये जॉब इमीडिएट मिल जाएगी। मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन फेस करने को नहीं मिलेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आप देखिए कोई इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल नहीं है, स्ट्रिक्टली ये ब्रांच वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, है ना, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम बीटेक आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से ब्रांच में, प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हो सकता है। ये ब्रांच बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगी, या फिर प्लेन टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। फील्ड एक्सपीरियंस सेम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कहीं भी फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कुछ इंटर्नशिप किए होते हैं फील्ड पे, है ना, बहुत सारे बच्चे किसी अप्रेंटिस किए होते हैं, है ना, तो फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो बच्चे अप्रेंटिस किए हुए हैं या जो बच्चों के पास किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, है ना। नाउ अब हम बात करते हैं कि आपके पास आईटी के लिए भी सेम चीज है, या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ आपके पास 15 नंबर आप वैकेंसी थी, यहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। सेकंड जो पोस्ट है जहां 480 नंबर आप पोस्ट है और 240 नंबर आप पोस्ट है, ये आपके लिए और इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमा वाले। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपके पास सुपरवाइजर की पोस्ट है, ठीक है। सो फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इन्होंने डिप्लोमा पूछा है ना, और यहाँ पे सेम पास मार्क 55% है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और पीडब्ल्यू के लिए सिर्फ आपके पास पास होना चाहिए, रिमेनिंग के लिए 55%, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लाइक बीटेक, बी, एमटेक, एमई एटसेट्रा विथ और विदाउट डिप्लोमा। इसका मतलब अगर आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग कर चुके हैं सो यू आर नॉट एलिजिबल। डिप्लोमा तो चाहिए ही, लेकिन अगर डिप्लोमा के बाद आपने इंजीनियरिंग कर लिया है, एमटेक कर लिया है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपके पास सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए। ऊपर वाली पोस्ट में आपके पास इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग के बाद एमटेक तक चलेगा, लेकिन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। लेकिन यहां अगर आपने डिप्लोमा से हायर क्वालिफिकेशन ले लिया, यू आर नॉट एलिजिबल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और डिसिप्लिन सेम है, इलेक्ट्रिकल सेम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एवरीथिंग इज सेम। फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपको 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। चलिए सो अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, सर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम है, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, ठीक है। और ये सभी ब्रांचेस सेम जैसे इंजीनियरिंग पे थी सेम टू सेम है, और यहाँ 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं सैलरी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मुझे ये चीज ने बहुत अट्रैक्ट की बेसिकली इस नोटिफिकेशंस पे, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के लिए ये वैकेंसी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका मैं बता देता हूं 24 मंथ का है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज 24 मंथ, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट। अब आप बोलेंगे सर बेसिकली ये वैकेंसीज कौन से प्रोजेक्ट के लिए ली गई है, मैं बात करूंगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी पेड मंथली रिमनरेशन पे बैंड, तो ये पे बैंड की सैलरी आपको मिलेगी। तो ये 30,000 से स्टार्ट होगा, ये बेसिक है। तो बेसिकली ये 1,20,000 ये तो बहुत साल के बाद होगा, ये तो कोई काम का ही नहीं है। तो आपकी जो सैलरी है वो बेसिक आपका 30,000 है, प्लस आपको रिमेनिंग बेनिफिट्स मिलेगी। क्या क्या रिमेनिंग, इनिशियल बेसिक पे 30,000 प्लस डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और पर्क्स मिलेगा, ठीक है। पर्क्स आपका मैक्सिमम 35% तक हो सकता है, डीए भी अच्छा खासा है और एचआरए भी अच्छा खासा है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। तो मुझे लगता है दिस सैलरी इज ए हैंडसम सैलरी, है ना। तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू कोई बैड सैलरी नहीं है, दिस इज ए हैंडसम सैलरी, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है पर्क्स मैक्सिमम 35%, ठीक है, और बेसिक पे ये क्लियरली लिखा हुआ है, और ये वेरिएबल पे मैं आपको बता दूं ये जो 3% लिखा है इसका मतलब होता है एवरी ईयर के बाद आपका बेसिक 3% बढ़ जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर आपका बेसिक हो जाएगा इसका 3%, तो ये आपके पास 1% आपके पास यहां हो जाएगा 300, तो ये आपके पास 30900 हो जाएगा। तो बेसिक आपका ये हो जाएगा, बेसिक बढ़ने से
डीए भी कुछ इंक्रीज होगा, ठीक है, एचआरए भी कुछ इंक्रीज होगा, पक्ष भी कुछ इंक्रीज होगा। तो डीए बढ़ने से बाकी सभी चीजें आपको इंक्रीज थोड़ी बहुत मिलेगी, ठीक है। तो ये इस 3% का जो बीच में लिखा होता है इसका मतलब होता है एवरी ईयर आपका ये इंक्रीमेंट होगा ही, ठीक है। तो इन जनरली इन्होंने आपको एक परमानेंट एम्प्लॉय के जैसे ही चीजें प्रोवाइड की है, सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे आपके पास। तो आप यहां जाके फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। और आपको पैसे की जरूरत है तो आप एटलीस्ट वहां से आप पैसे ले सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी बुरी वैकेंसी नहीं है, एक अच्छी वैकेंसी है ना। यहां देखिए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एवरी ईयर ऑफ एंगेजमेंट द कॉन्ट्रैक्ट पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द रेट 3%। वो तो ऑलरेडी मैंने वहीं से आपको बता दिया था, बट 2 ही साल की है, हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो एवरी ईयर आपको ये इंक्रीज होते जाएगा। द इंक्रीमेंट विल बी गिवन फ्रॉम द फर्स्ट डे, ठीक है। चलिए आगे चले। चलिए अब अगर हम बात करते हैं सर इसके आगे और भी क्या, ये देखिए सभी के लिए सेम है ना। तो ऊपर जो ये जो आपके सैलरी थी ये आपकी फील्ड इंजीनियर के लिए है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए, जिसमें इंजीनियर एलिजिबल है। और यहां आप देख सकते हैं ये आपके पास डिप्लोमा वालों के लिए, फील्ड सुपरवाइजर के लिए इनकी जो सैलरी है ये आपका बेसिक आपका 7,000 कम है, 23,000 है। सो डेफिनेटली इनकी सैलरी 7,000 है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 15,000 ऊपर वाली सैलरी से 15,000 लेस होगी, है ना सर। यहाँ कितनी सैलरी बनेगी तो आप इसको डबल कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और यहाँ पे और सर क्या एडवांटेज है ना, और क्या बेनिफिट्स है, तो चलिए देखते हैं। ये बहुत अच्छी चीज मुझे दिखी पहली बार किसी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में, अदर बेनिफिट्स, ठीक है। एचआरए विल बी पेड, एचआरए आपको मिलेगा प्रॉपर परमानेंट एम्प्लॉय के जैसे। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सिटीज को, XYZ, है ना। तो तीनों का एचआरए अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी एंटाइटल्ड फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ ऑफिशियल मोबाइल कॉल चार्जेस रेंटल एक्सटेंड, मतलब आपको यहाँ पे मोबाइल का भी पैसा मिल जाएगा, है ना, ठीक है। आप चाहे तो पोस्टपेड भी ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी कवर्ड अंडर ईपीएफ एंड ईपीएसएमपी एक्ट 1952, ठीक है। तो आप यहाँ पे और इसके साथ साथ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, ठीक है, 1972 ये रूल्स हैं, है ना। मतलब आप ग्रेजुएटी के दायरे पे भी आ रहे हैं और ईपीएफ के भी दायरे पे आ रहे हैं। इन जनरली कॉन्ट्रेक्चुअल को नहीं रखा जाता है, बट आप यहाँ पे इसमें भी आएंगे। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी एंटाइटल्ड फॉर, ये सबसे अच्छी चीज है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी वालों को लीव नहीं दी जाती ज्यादा। तो आपके पास देखिए 12 डे कैजुअल लीव, मैंने बोला अगर कोई बच्चा आगे फर्दर प्रिपरेशंस करना चाहता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, हैंडसम सैलरी मिलेगी, एक महारत्न कंपनी में काम करेंगे और हमें लीव भी अच्छी खासी मिलेगी। 12 डे सीएल ले सकते हैं, 10 डे सिक लीव ले सकते हैं, 10 दिन आप सिक लीव ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 30 डे ईएल मिलता है, ठीक है। और ये 30 डे ईएल अगर नहीं लेते हैं इन एडिशन ईएल इनकेसमेंट, तो आप इसको इनकेस करा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो लीव ले लीजिए। सोचिए कितने दिन आपके पास छुट्टियां हैं, 30 30 लेते हैं, 30 40 50 52 डे आप लीव ले सकते हैं। और आपके पास गवर्नमेंट हॉलीडे अलग है, गैजेटेड हॉलीडे मींस गवर्नमेंट हॉलीडे डिफरेंट है, और आपके पास वीकेंड्स अलग है। तो सोचिए कितनी लीव है आपके पास। और इसके साथ साथ देखिए मैटरनिटी लीव और जितने भी टाइप्स की लीव होती है इन जनरली परमानेंट को मिलती है, आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल बेनिफिट, ये मैंने कभी नहीं देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को दिया जाता है फॉर सेल्फ, ये ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल में आपको मिलेगी। उसके बाद देखिए एंगेजमेंट एंड फॉर सेल्फ एंड फैमिली, मतलब अगर आप मैरिड है मान लेते हैं, ठीक है, स्पाउस एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो अगर कोई मैरिड है तो सेकेंड ईयर से आपकी फैमिली को भी मिलेगी। वाह, इससे अच्छी चीज तो नहीं हो सकती, ठीक है। और इन्होंने बोला है कुछ लिखा है, ठीक है। चलिए आगे चले, ठीक है, बाकी आप डिटेल पे पढ़ सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी कवर्ड अंडर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, ये भी देखिए एक बहुत अच्छी चीज है, आपको जीपी के अंदर डाला गया है। इन जनरली होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कोई किसी कोई एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं तो फिर आपने देखा होगा बहुत जगह पे फिर वो डिमांड करते हैं कि हमें कुछ मनी दीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा ही प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपका ऑलरेडी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये होती है, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीपी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कारण से कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो आपको यहाँ बहुत हाई अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए इन्होंने बोला है पीएफ डिडक्शन भी है भैया, 12% ऑफ बेसिक पे एंड डीए पर मंथ। तो पीए इन जनरली कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का नहीं
काटा जाता है तो पीएफ अगर आपका कट रहा है तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी बेनिफिट है, वो भी उतना पीएफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अनदर अलाउंस। तो इससे एक्स्ट्रा तो जब आप परमानेंट बहुत दिन काम करेंगे तो कुछ कुछ और बेनिफिट्स होते हैं। तो इन जनरली जितने बेनिफिट्स मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मेडिकल मिल रहा है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे जितने अलाउंसेस है वो सभी मिल रहे हैं, ठीक है, आपको जितनी लीव है वो सभी मिल रही है। तो मुझे लगता है दिस इज बेस्ट चॉइस, ठीक है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस, ओबीसी एसटी एससी को जो बेसिकली मिलता है ना, पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉ, ये सब पीडब्ल्यूडी का केस है ना। रिजर्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी वहां दिया गया था टेबल में, कितनी वैकेंसी एसटी एससी के लिए, कितनी ओबीसी के लिए, कितनी ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है जो पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है ना, ऑलरेडी वहां भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं, और है ना, आप एक बार पूरा रीड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप एलिजिबल हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस है ना, या डिप्लोमा वाले हैं या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, फील्ड एक्सपीरियंस, कोई भी फील्ड एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और आप यहाँ अब चलिए बात करते हैं सर सिलेक्शंस होगा कैसे, है ना। तो सिलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शंस प्रोसेस आप देखते हैं फॉर फील्ड इंजीनियर, सिलेक्शंस विल बी इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली, इंटरव्यू होगा, लेकिन of the eligible and shortlisted, however the management reserves the right to raise the minimum eligibility standard criteria, ये सब लिखा हुआ है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट इफ कंडक्टेड, अगर ज्यादा लोग हो जाते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं, और वो एलिमिनेशन पर्पस के लिए होगा, मतलब उसके कोई मार्क्स नहीं जोड़ेंगे अगर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर में तो ज्यादा लोग होंगे ही, बट फील्ड इंजीनियर में हो सकता है बहुत ज्यादा लोग ना हो, इसलिए इन्होंने पहले लिख दिया है कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। लेकिन अलग से यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ज्यादा लोग होते हैं तो वो यहाँ पे एक रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसका नाम रखा है, करा सकते हैं। द स्कीम ऑफ दिस टेस्ट वुड फॉलो, इसमें आपका क्या होगा, 1 आवर ड्यूरेशन का टेस्ट होगा अगर टेस्ट होगा तो, और इसमें एक टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा जिसके 50 क्वेश्चन होंगे इंजीनियरिंग सिलेबस के, और एक एप्टीट्यूड टेस्ट के 25 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन 1 आवर का टेस्ट होगा आपके पास। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इक्वल वेटेज होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एमसीक्यू होगा, और ऑनलाइन होगा, और नो निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्या होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, चलिए, है ना। और ये क्लियरली है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना, 75 में 40% होने चाहिए अनरिजर्व इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, और 30% होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के। तो 75 का 40% और 75 का 30%, एटलीस्ट इतना मार्क्स लाना है। तो ये एलिमिनेशन राउंड है, मतलब ये इसमें सिर्फ लोगों को कम करने के लिए यूज किया जा रहा है, इसका कोई मार्क्स नहीं जोड़ेगा, फिर एवरीथिंग डिपेंड ऑन द इंटरव्यू, और कम लोग अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, प्योर ऑनलाइन होगा, है ना, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको क्लियर है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, है ना। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू टू बी एडजस्टेड सुटेबल फॉर, है ना, फॉर अपॉइंटमेंट द क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू शैल बी एज गिवन एज फॉलोस, ठीक है। चलिए, है ना, हिंदी और इंग्लिश आप किसी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं फील्ड सुपरवाइजर, तो सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले आपका स्क्रूटनी होगा एप्लीकेशन का एंड डिजायर्ड एक्सपीरियंस प्रोफाइल, है ना, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, है ना, फाउंड एलिजिबल आफ्टर स्क्रीनिंग, मतलब यहाँ पे टेस्ट होगा, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, तो उतने ज्यादा लोग तो अप्लाई करेंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल में 480 वैकेंसी है और 240 इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है और बहुत लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा। यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट भी सेम है, 50 क्वेश्चन आपके पास टेक्निकल से आएगा आपके ब्रांच से, और 25 एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। यहाँ भी सेम है, 40% मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस होना चाहिए और 30% मार्क्स अदर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो मुझे लगता है इस टेस्ट में आ ही जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जस्ट भीड़ को कम करने के लिए उसके कोई मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, आगे आगे बेसिकली इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या इंटरव्यू, या एक सेकेंड ना, यहाँ देखते हैं इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, है ना। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी impaired in the order of merit of marks obtaining in screening test। ओके, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स एक सेकेंड चेक करते हैं यहाँ, ना। कैंडिडेट शैल हैव द ऑप्शंस फॉर अपेयरिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश,
सेंटर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, ये पूरे इंडिया पे कहीं भी हो सकता है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू फॉर द फील्ड इंजीनियर एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द फील्ड सुपरवाइजर। मतलब सुपरवाइजर में आपका टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, और फील्ड इंजीनियर में आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, अगर ज्यादा लोग होंगे तो रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये क्लियर है? तो एक में आपके पास इंटरव्यू और एक में सिर्फ टेस्ट है। तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ना। लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो ये आपकी फीस है, फील्ड इंजीनियर की 400 है और फील्ड सुपरवाइजर की 300 रुपीज फीस है। ठीक है, ये फॉर्म की फीस है। सर डेट कब है, आप ये सब यहाँ फिल कर सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं। फिल कैसे करना है आप देख लीजिए इसे, है ना। मैं आपको डेट बता देता हूँ। सर यहाँ पे हमारी जो डेट है, ठीक है, ये हमारे पास डेट है। ठीक है भाई, ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। जनरल इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब सर इसका डेट हमारे पास ऑलरेडी चालू हो चुका है ना। जो भी जितने भी आपके पास ये है एज, वो इस डेट से 11 दिसंबर से आपको काउंट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो ओपनिंग डेट्स ये आज 21 नवंबर से ऑलरेडी चालू हो चुका है। क्लोजिंग डेट आपका 11 दिसंबर है ना, 11 दिसंबर। और सर कट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट एंड कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, जितना भी एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस डेट के लिए, और डेट है ना, तो आप 29 ईयर काउंट करेंगे इस डेट से, वो तो ऑलरेडी दिया गया है रेंज। और आप एक्सपीरियंस इस डेट तक अगर 1 ईयर हो रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, और डेट आप इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में नोटिफाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि, और बाकी डिटेल थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। अब मैं लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि सर बेसिकली ये वैकेंसी किस लिए निकाली गई है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये वैकेंसीज में क्या काम कराने वाले हैं। तो यहाँ पे जो गोल था, यहाँ पे जो गोल था, है ना, अगर मैं यहाँ पे गोल की बात करूं, ठीक है, तो देख सकते हैं पावर ग्रिड, ये महारत्न, ये सब आपको लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन एक इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च, है ना, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम, RDSS इसका नाम रखा गया है ना, विच इंक्लूड स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग। तो एक्चुअल पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना है। ठीक है, विथ एन एम्बिशंस टारगेट ऑफ 25 करोड़, 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स एक क्रॉस इंडिया लगाना है। तो मुझे लगता है 25 करोड़ मतलब इतने ही घर होंगे। ठीक है, इंडिया इन दिस डायरेक्शन MOP हैज डिजाइन 4 करोड़ मीटर्स। ठीक है, तो 4 करोड़ मीटर ये टोटल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय, ठीक है, CPSCS, ये सेंट्रल की पावर कंपनी है, इंक्लूडिंग पावर ग्रिड। ठीक है, तो 4 करोड़ मीटर, 400 करोड़ मीटर अभी आप मान के चलिए इनके पास लगाने का टेंडर इन्हें मिला होगा। ठीक है, समझिए। और अगर हम बात करें तो इसीलिए इन्होंने पावर ग्रिड इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम ब्राइट कमिटेड एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है। द एंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ इनिशियली और टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अभी 24 मंथ के लिए ले रहे हैं, बट मैं श्योर हूं कि ये चलते रहेगा 4-5 साल तक, तो ये डेफिनेटली जा सकता है ना। तो आपको इसीलिए छुट्टी प्रॉपर मिल रही है, आपको मेडिकल बेनिफिट्स प्रॉपर मिल रहा है, आपको सभी चीजें प्रॉपर बहुत अच्छे से वहां पे मिल रहा है। हाँ, बट एक चीज है कि परमानेंट नहीं है, तो आपको अल्टरनेट ऑप्शन देखना होगा। तो बहुत सारे बच्चों के लिए एक ये गेम चेंजर हो सकती है वैकेंसी। द एक्चुअल एंगेजमेंट में वेरी डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, पोस्टिंग क्या होगी, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली ये वर्क पूरे इंडिया पे होगा। तो मुझे लगता है कि आपको जहां पे पहले काम किया जाएगा वहां भेजा जाएगा। अगर एक साथ पूरे इंडिया पे काम चलेगा तो आपको आपका होम स्टेट भी मिल जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जिसकी लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट की है उस स्टेट की लैंग्वेज आएगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, और ये सभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो मुझे लगता है ये एक अच्छी वैकेंसीज है ना, उन बच्चों के लिए जो इसके लिए एलिजिबल है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें फाइनेंशियल इशू है ना, जिन्हें थोड़ी सी अभी स्टेबिलिटी चाहिए ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे एलिजिबल है आप फॉर्म फिल करके आप चाहें इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले तो देखिए सिलेक्शन होता है या नहीं होता है,
और आप जो जिस भी चीज की फर्दर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ये एक्सपीरियंस भी आपको किसी भी फील्ड वर्क में डेफिनेटली काम आएगा। ठीक है, तो डेडिकेटली किसी प्रोजेक्ट का वर्क है तो आपको वर्क भी पता है यहाँ पे कि हमें क्या वर्क करना है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि सैलरी क्या होगी, छुट्टी क्या होगी, तो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस नोटिफिकेशंस। ओके एवरीवन, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने पूरे डिटेल पे यहाँ पे बात की है ना, बहुत डिटेल पे यहाँ पे मैंने बात की। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा है ना। ठीक है, ऑलरेडी हमारी आप ऐप इंस्टॉल करके रखिए हमारा, उससे आपको जितने भी हमारे नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो ये डिटेल वहाँ मिल जाएगा, आप गूगल पे भी सर्च करके इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। सो मेरे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, बट दिस इज एक डिसेंट वैकेंसी है, बस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंजीनियरिंग में ही अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास ऑनली डिप्लोमा है वही ऑनली डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फील्ड सुपरवाइजर में। ठीक है, तो फील्ड सुपरवाइजर तो मुझे लगता है बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, बहुत वैकेंसी से 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले बहुत कम लोग होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली उनके होने के चांसेस बहुत है। हाँ, फील्ड इंजीनियर में वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन वहाँ भी एक्सपीरियंस वाले कम ही लोग होंगे, कॉन्ट्रैक्ट है तो कम लोग अप्लाई करेंगे। सो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, ऐसी अपडेट्स मैं आपको देते रहूंगा। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।